Hi friends, we have started new topic respiratory volume and capacity. And in next video we talk about our respiratory system. First of all we talk tidal volume. What is a tidal volume? अभी जो हमने क्या करा था नेक्स्ट वीडियो में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में जाना था. अब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में क्या होता है कि इंस्पायरेशन में एयर क्या करती है, लंग्स के अंदर इंटर करती है, और एक्सपायरेशन में एयर क्या करती है, लंग्स के बाहर आउट निकलती है. अब हम कुछ वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे. जैसे एयर इंटर करी आउट गई, इसके बीच में कुछ क्या होता है, गैसेस का वॉल्यूम यदि लंग्स के अंदर रह जाता है, यदि लंग्स ज़्यादा इंस्पायर कर लेता है तो कितना वॉल्यूम होता है, लंग्स यदि कम एक्सपायर करता है तो उसके लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम रहता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे. अब हम वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ टाइडल वॉल्यूम. व्हाट इज दिस टाइडल वॉल्यूम? अब इन टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. अब क्या करा हमने, नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या करी, एयर एक्सपायर करी और इंस्पायर करी, तो जिसकी अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम कितनी होती है, कितनी 500 ml, कितनी 500 ml. अब यदि कोई हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक मिनट में कितना इंस्पायर और एक्सपायर करता है, तो कितने लीटर का गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो होता है 6,000 to 8,000 ml. कितना होता है, 6,000 to 8,000 ml. अब नेक्स्ट हम क्या बना, मतलब हमने बोला कि भैया 6,000 से 8,000 ml पर मिनट में क्या होता है, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन का वॉल्यूम होता है. उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या करा, मतलब अब हमने इंस्पायर आया पहले, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इंस्पायर करेंगे फिर एक्सपायर करेंगे और एडिशनल इंस्पायरेशन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी एवरेज वैल्यू होती है 2,500 to 3,000 ml होती है. कितनी, 2,500 से 3,000 ml की इसकी एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी मतलब इसकी क्या इंस्पायरेटरी वॉल्यूम होती है. अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे. जैसे हमने क्या करा, नॉर्मल ब्रीथ करा, नॉर्मल एक्सपायर करा, उसके बाद में हमने कुछ और एडिशनल एयर हमने इंटर करी हमारे लंग्स में, तो वो क्या होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा. अब बात करते हैं हम कौन सा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि अभी हमने बात करी, क्या करेंगे, फिर एक्सपायर करेंगे फिर इंस्पायर करेंगे. अब क्या करा हमने, कुछ एयर ली और फिर कुछ एयर बाहर निकाली. अब कुछ हमने फोर्सफुली बाहर निकाली, वो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इसकी एवरेज वॉल्यूम होती है 1,000 to 11,000 ml. कितनी ml, 1,000 to 11,000 ml होती है एवरेज वैल्यू इसकी. अब इसके बाद में कुछ, अब ये हो गया हम तीनों को याद करने का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 500 ml. कितनी, 500 मतलब 500 ml. उसके बाद में इंस्पायरेटरी वॉल्यूम तो 2,500 ml to 3,000 ml होती है. फिर एक्सपायरेटरी में 1,000 to 11,000 ml की इसकी क्या होती है, वैल्यूज होती है. अब रेसिडुअल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम होता है रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब आरवी. कैसे डिनोमिनेट करा इसको, आरवी. आरवी में क्या होता है कि हमने क्या कर लिया, हमने क्या किया, एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, उसके बाद भी कुछ एयर क्या हो गई हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रह गई, वो क्या हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम. ये कितना होता है, 11,000 ml to 12,000 ml. कितना, 11,000 ml to 12,000 ml. कितना होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, 11,000 ml to 12,000 ml. अब क्या हो गया, यदि रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर नहीं होता है, मतलब ये चीज़ हमारे लंग्स के अंदर नहीं होती है, तो क्या होगा कि ये चीज़ लंग्स के अंदर नहीं होगी तो हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे. इसके लिए रेसिडुअल वॉल्यूम का होना जरूरी है. अब उसके बाद बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या करा कि पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब पर्सन ने क्या कर लिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया. एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकाल लिया. उसके बाद में उसने और कुछ करा, और क्या करा, फिर इंस्पायर करा. द इंक्लूडिंग, और उसमें भी हमने क्या इंक्लूड कर दिया, टाइडल वॉल्यूम. कौन सा वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम. तो क्या बन गया, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब हमने सांस ली छोड़ी, उसके बाद में फिर ली, फिर हमने क्या करी, और एडिशनल ले ली, तो वो क्या हो गया हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. कौन सी कैपेसिटी हो गई, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. अब एक्सपायरेशन में क्या करा हमने, फिर एयर को इंटर करा लंग्स में, फिर आउट बाहर निकाला, उसके बाद में क्या करा, और जो जितनी थी फोर्सफुली वो भी बाहर निकाल दी, तो वो क्या हो गया हमारा ईआरवी. क्या हो गया, ईआरवी मतलब ली छोड़ी, फिर ली फिर छोड़ी और फोर्सफुली छोड़ दी, वो पूरा मिला के क्या हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी.
उसके बाद में फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो क्या एक्सपायरेशन करने के बाद में भी हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, वो कौन सा होता है, ERV प्लस RV। मतलब कौन सा वॉल्यूम, एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम और एक एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम। अब क्या होगा, RV क्या हो गया, एक रेसिडुअल वॉल्यूम। अब एक्सपायरेशन क्या करा हमने, कुछ चीज़ें फोर्सफुली भी नहीं निकाली, वो काई में आएगा हमारा फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी में आएगा। RV तो हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम जो एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या फोर्सफुली भी निकाल दी। पर ERV का मतलब हुआ कि जो चीज़ फोर्सफुली भी नहीं निकाली, हमने नॉर्मली एक्सपायरेशन करा, फोर्सफुल नहीं किया, कौन सा, केवल नॉर्मल। और RV जो कि लंग्स के अंदर पहले से प्रेजेंट था, ये दोनों मिला के क्या हो गया, फंक्शन रेसिडुअल। अब क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ। मतलब कितने वॉल्यूम में पर्सन क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब क्या करा, फोर्सफुल उसने एक्सपायर कर दिया, पहले तो सब चीज़ें क्या कर दी, बाहर निकाल दी। उसके बाद में क्या इंक्लूड हुआ, ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कितना हुआ, एक्सपायर कर सकता। PV जो नॉर्मल उसका वॉल्यूम है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का। IRV क्या, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, वो कितना क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। तो हम ये सब वॉल्यूम मिलके क्या बन गया, वाइटल कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, बस RV भी प्लस हो जाएगा, तो RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, ये सब मिलके क्या बन जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी। मतलब वाइटल कैपेसिटी में क्या प्लस कर दिया, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो क्या बन गया, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब क्या होता है कि बच्चों आपको कंफ्यूजन रहता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या, तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या, वो एयर जो लंग्स के अंदर है। फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या करा हमने, टाइडल वॉल्यूम तो ले लिया, एक्स्ट्रा और क्या कर दिया हमने, जो एक्स्ट्रा इंस्पायरेशन करा था, जो IRV था उसको भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या करा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या करा, पहले तो टीवी क्या ले लिया, टाइडल वॉल्यूम, उसमें क्या करा, एक्स्ट्रा और क्या ऐड कर दिया, एक्सपायरेशन की, तो ERV ऐड कर दिया। फिर फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या, नहीं, फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या करा, ERV प्लस RV तो रेसिडुअल वॉल्यूम और ERV क्या, एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम। जो वो एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम हो गया, फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर वाइटल कैपेसिटी में जो कैपेसिटी ऑफ लंग्स में होती है, और उसमें क्या ऐड नहीं होना चाहिए, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं ऐड होना चाहिए। और टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या करेंगे, वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर देंगे। अब क्या बात करते हैं हम, रेगुलेशन और रेस्पिरेशन। कुछ होता है क्या बताए कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, किसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन देयर रिदमिक रेस्पिरेटरी रिदम। अब क्या करते हैं भैया, ऐसा हो कि कभी हमारा सिस्टम किसी के कंट्रोल में काम नहीं करे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्या हुआ कि हमने एयर ली और भाई हम तो ऑक्सीजन लेना ही भूल गए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ही भूल गए, अब क्या होएगा। तो क्या करता है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, कौन सा, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो क्या करता है, ब्रेन के अंदर कंट्रोल करके क्या करता है, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रिदमिक। और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड रेगुलेशन का काम करता है। फिर एक अनादर सिस्टम है पोन्स रीजन में, मतलब ब्रेन में क्या है, अनादर सिस्टम है पोन्स रीजन में, ब्रेन का पार्ट है पोन्स, उसमें क्या होता है, निमोटेक्सिक सेंटर होता है। कौन सा सेंटर, निमोटेक्सिक सेंटर, जो कि क्या करता है, मॉडरेट एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, जो भी एक्टिविटी रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग होती है उनको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। एंड दिस ड्यूरेशन द रेस्पिरेशन द रेट, और क्या करता है, रेस्पिरेशन का रेट। अब कभी कभी क्या होता है, हम दौड़ के जाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी क्या, हार्ट बीट हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और रेस्पिरेशन भी क्या होता है, फास्ट होने लगता है। तो फिर कंट्रोल कौन करता है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है हमको, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो सब कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। अब ज़्यादा जो हमारा रेस्पिरेटरी कीमो एक क्या होता है, उसमें भी एरिया है, तो जो इंस्पायरेशन देयर बाय रेस्पिरेटरी रेट, अब क्या करता है, ये सब ड्यूरेशन को ये कंट्रोल करता है। फिर एक कीमोसिंथेटिक एरिया है जो सिचुएटेड रिदमिक सेंटर हाईली है, जो अब कीमोसिंथेटिक एरिया है वो ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए, CO2 के लिए, विच सिग्नल टू रिदमिक सेंटर। फिर ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है कि भैया क्या हुआ, आपके बॉडी में CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया, तो क्या करो, इसके लेवल को डिक्रीज करो। तो इसने सिग्नल किसको भेजा,
कीमोसेंसिटिव एरिया को। फिर उसने क्या करा, जैसे क्या करा, सब मैसेज भेजे किसको, आयोटी और कोरोनरी आर्टरी, सबने क्या करा, रिकॉग्नाइज करा। और CO2 और H+ के कंसंट्रेशन से क्या करा, सिग्नल भेजा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को। फिर क्या करा उसने, रोल ऑक्सीजन का लेवल क्या करा, बढ़ाया। और फिर क्या करा, CO2 के लेवल को कम करा। ये सब प्रोसेस होती है रेगुलेशन और रेस्पिरेशन का। अब उसके बाद में कुछ क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। अब कुछ होते हैं डिसऑर्डर। अब क्या है, एक डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा जो होता है, आपने सुना होगा कि लोगों को क्या हो जाता है, अस्थमा मतलब दमे की बीमारी। तो अस्थमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रीदिंग में कॉजिंग विपिंग जैसा खर्राटेदार क्या होती है, आवाज़ आती है जो व्यक्ति सांस लेता है। फिर क्या उसको हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल एंड ब्रोंकाइल। काय में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकियल और ब्रोंकाइल में। लंग्स के अंदर हमारा पार्ट है ब्रोंकियल और ब्रोंकाइल, उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर एक बीमारी होती है एम्फाइसीमा। क्या होता है, एम्फाइसीमा। इसमें क्या होता है, कोरोनरी डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें क्या होती है, जो एल्वेलाई की वॉल्स होती है उसमें क्या हो जाता है, ये सिगरेट का जो धुआं होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जमा हो जाता है। अब जैसे ही वहाँ पे जमा होगा तो जो उसका सरफेस एरिया था, मतलब इतना एरिया था, तो वो और के क्या हो गया, सिकुड़ गया, मतलब और कम हो गया। इतना एरिया था तो वो सिकुड़ के कम हो गया, जिससे क्या हुआ कि भैया जो सांस लेने में व्यक्ति को जो एयर लेनी थी उसका लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो उससे उसको क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ये काहे से होता है, सिगरेट स्मोकिंग से। उसके बाद में एक और डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसीज में क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या करते हैं, काम करते हैं, तो काम करते हैं तो उनको क्या हो जाता है, उस जगह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कौन सी डिसीज होती है, ऑक्यूपेशनल डिसीज से आप देख पा रहे होंगे। अब ये क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे सीमेंट की इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है तो उसको सीमेंट से प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी लंग्स में सीमेंट जमा हो जाएगी। या फिर कॉटन की इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी लंग्स में क्या हो जाएंगे, कॉटन के फाइबर जमा हो जाएंगे। उसके बाद कोई और दूसरी इंडस्ट्रीज में काम करेगा तो उसके फाइबर्स क्या हो जाते हैं, लंग्स में जमा हो जाते हैं। जैसे कोई वर्कर्स होते हैं जो टाइल की इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिर उसके बाद में कारपेंटर्स लकड़ी कैसे काम करते हैं, तो उनकी क्या होता है, लंग्स में क्या हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, जिससे क्या होती है, उनको कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर हुआ है तो उससे क्या हुआ, वो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, मतलब काम करने से भी लोगों को क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है।